खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट मियां शाहिद सबरान डाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बर्गन स्टॉक में हर तरीके से इजराइल ने कोशिश की सबोतैज करने की, बस नहीं चला। अब जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो बड़ी सनसनी खेज़ हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ ये कि ईरानी सफ़ीर को निशाना बनाने का एक प्लान था या साजिश थी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी के हवाले से भी अब सफारती हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये भी उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा था, मगर वो बात रहे। उधर मार्को रूबियो खलीजी ममालिक में गए हैं। क्या वहाँ पे जो बार बार ट्रंप कहते थे कि हमें अखराजात जंग के आपसे लेने हैं, तो ये अब क्या सिलसिला है। उधर ईरान को अपना हरमूज़ से अब टैक्स लेने से तो कोई नहीं रोक सकता, और वो 60 दिनों के बाद उसने टैक्स लेना शुरू कर देना है। साथ ही उसने एक और जो 14 शराइत में भी चीज़ मौजूद थी कि वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन पर वो किसी किस्म के मुआयने की इजाज़त नहीं दे रहा। इस पर बात करेंगे। उधर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में ईरानी आयल तो पहले भी आ रहा था, अब स्मगलिंग के ज़रिए आ रहा था और तरीक़ों से इनफार्मल सेक्टर के ज़रिए आ रहा था, तो अब फार्मल सेक्टर के ज़रिए आए और पेट्रोल की कीमतें मज़ीद नीचे होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम फॉलो अप करेंगे गाड़ियों की मार्केट जो है वो, उसमें अब कहा जा रहा है कि अब जिस तरह एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए गए, ओन होता था पूरी दुनिया में, कहीं गाड़ी ब्लैक नहीं हुई, खैर से पाकिस्तान में होती रही, और यहाँ पे दलील ये दी जाती थी कि डिमांड बड़ी है गाड़ियों की। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद में एक और खौफनाक आतिशज़दगी हमें रिमाइंड करा गई कि हमारे जो पब्लिक सेफ्टी के रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अबिस्मल हैं। इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब पहले तो आते हैं, ये क्या खबर आ रही है कि बर्गन स्टॉक में पाकिस्तानी वफद, इस डेस्परेशन का ये आलम है इजराइल का कि वो पाकिस्तानी वफद को भी यानी ये सोचा गया या ये बात हुई या अंडर कंसिडरेशन था, मगर बेहतर हमारे लिए भी हुआ और उनके लिए ज़्यादा बेहतर हुआ कि वो इससे बाद रहे। क्या तफसील है ज़िमन में मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, मैंने इसको चेक किया है, मुझे तो ये बकवास लगी है और फेक न्यूज़ लगी है, एक प्रोपेगेंडा लगा है जो कि मोसाद और राका ही है, क्योंकि जो स्पाइलर्स हैं उन्होंने पूरे खित्ते में जंग लगाना चाहिए, आलमी जंग लगाना चाहिए, वो नहीं लगी। और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उससे ईरान और अमेरिका एक मुआहदे की तरफ आ गए और डिजिटल साइन भी हुए, वहाँ पर मुज़ाकरात भी हुए। तो इस हवाले से जो रा और मोसाद है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है, जो ये ट्वीट है वो भी फेक है। और मैंने पता किया है बाकायदा तौर पर, इसको मैं चेक किया है, वो जो साहब जो हैं वो एक बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, वो भी गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका टूल बने हुए हैं जो ये फेक प्रोपेगेंडा और फेक कहानी जो है फैला रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी वफ्द को जो है वो बाकायदा निशाना बनाने का एक प्लान था, और उस पर पाकिस्तान ने उनको पैगाम दिया अमेरिका को, और सख्त पैगाम दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम सफ़ास्ती से मिटा देंगे। असल में ये मसला नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है, मसला ये है कि पाकिस्तान को ये साबित करना है कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदार मुल्क है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसमें झोंक देगा। ये प्रोपेगेंडा है सर। असल में पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो न्यूक्लियर को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान की दुनिया में पीस रोल को जो है बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान इसका रद्दअमल दे, और रद्दअमल को लेकर जो है वो मोसाद इजराइली और जो ये मोदी के गमाशते बैठे हैं गोदी मीडिया, ये उसको लेके जो है वो डंडोरा पीटते फिरें इस एक ट्वीट पर और फेक ट्वीट पर। और साथ वो जो एक यूट्यूब की एक वीडियो है उस पर जो है वो लेकर इतना डंडोरा पीटा जा रहा है, इसीलिए कि पाकिस्तान रद्दअमल दे। पाकिस्तान इस पर क्यों रद्दअमल देगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान तो रद्दअमल देता है जब फिर कोई दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की आंख में आंख डालता है, जिस तरह 2025 में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को ललकारा और जारहियत की और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आज तक जख्म चाट रहा है। और इसी तरह इजराइल जो है उसने स्पाइलर का काम किया और उसने जंग बंद नहीं होने दी, जो कि पाकिस्तान ने बंद करा दी, और वो आज भी लबनान में जो है वो अपनी जारहियत जारी रखे हुए है। वो नहीं चाहता कि इस खित्ते में जो है अमन हो, और पाकिस्तान ने अमन करा दिया। तो कैसे मोसाद और बर्रा जो है बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान के रोल को, और पाकिस्तान ने जो पीस करा दिया है, इतनी बड़ी जंग जो है वो रुकवा दी है। और सदर ट्रंप जो है वो भी इस हवाले से इसके हक में है, और नेतान्याहू से उनकी दोस्ती जो है तकरीबन ख़त्म हो गई है, वो क्योंकि उन्होंने उनको वरगलाया था नेतान उर्फ शैतान ने। तो यही उनकी जो है प्रोपेगेंडा इस पे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। ये
तो और फेक न्यूज़ का तो एक फैलाया जा रहा है साहब। तो फेक न्यूज़ तो बहुत आ रही है अभी इससे पहले। और फिर बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कि कमेंटेरिएट के जो अमेरिका में, उनकी तरफ से जिस तरह इराकची और कालीबाफ के हवाले से खबर आई थी। और ज़ाहिर है कि हमने अभी भी जब ईरानी सदर आए तो हमने तो दोनों दफ़ा, जब वो इससे पहले आए इस्लामाबाद में तो हमारा सिक्योरिटी कवर था, और ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं हुई उनको ज़रूरत करेंगे भी नहीं। मगर मियाँ साहब एक बात तो तय है कि अब पाकिस्तान को वो अपना, यानी हम पहले भी कभी हमने उसको तस्लीम नहीं किया, और इस हवाले से कायद-ए-आज़म से लेके आज तक हमारी तमाम जो भी लीडरशिप आई है उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े रहा है। इज़राइल के हवाले से, उनके रोल के हवाले से हमने कभी भी जो है वो लफ्ज़ चबाए नहीं हैं, और हमने खुल के बात की है। मगर अब ये है कि ये अब खुलेआम बात हो रही है। मैं जितने इंडिया के मैं देख रहा हूँ, वीलॉगर्स देख रहा हूँ, मैं इंडिया के, और वो लोग जो बड़े मोतबर नाम है और जो इंडियन गवर्नमेंट की लाइन को टो नहीं करते, जिस तरह मैं कोट करता रहता हूँ सानी साहब को जो, या प्रवीण सानी को, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अब खित्ते में जितने ममालिक हैं, इवन हम तो GCC में नहीं आते, मगर फिर भी हम उनके साथ लंप टुगेदर तो हो चुके हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के ज़मन में भी पाकिस्तान, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कतर हो या दूसरे ममालिक हों, वो कुवैत के हवाले से भी बात हो रही है कि वो एक ज़ाहिर है अब एक मुतबादल तो ढूंढना पड़ेगा उनको। और ज़ाहिर है कि ईरान भी फ्रेंडली ताल्लुकात अब चाहता है अपने, और उसने ईरान में जो अभी सदर मसूद ने जो बयान दे के गए हैं कि हमें यहाँ अपना एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहिए, और हम अपने प्लेटफॉर्म से ये कहते रहे हैं, हमने तो चले अपना एक नाम दे दिया इस्लामिक नेटो का, इसे कोई और भी नाम दे दें, बहरहाल एक हमें अब सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस तरह का हो गया है दुनिया का कि हर मुल्क को और खित्ते में तमाम वो ममालिक जिनके मफादात आपस में यानी बाहम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो मिल के करें। मगर ये बात तो बहुत खटक रही है कि अब जाहिर है पाकिस्तान जब ईरान के हवाले से सालिस है, और एक हवाले से मैं जामिन भी कहूँ तो, क्योंकि ईरान ने पूरा एतमाद पाकिस्तान और उसकी हुकूमत पर किया, इस्टेब्लिशमेंट पर किया, और वो और हमने भी हक इस तरह अदा किया कि हमने देखा कि हमने कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होने नहीं दिया। इससे पहले असैसिनेशन हुई ईरान में, इन्होंने असैसिनेट किया टॉप लीडरशिप को, दीगर मुल्कों में जहाँ पर ये गुफ्तगू जारी थी वहाँ पर इंतहाई, यानी मैं इसे क्या कहूँ, इंतहाई कंडेमनेबल अटैक करके टीमों को एलिमिनेट किया गया। मगर जब से हमने स्टेप इन किया है, मेरे ख्याल में इजराइल भी बाज रहा, और उसको भी अंदाज़ा था कि हम कहाँ तक पहुँचे हमारी, और फिर चाइना ने भी इस पे जो रद्द अमल दिया, जिसमें कहा गया, इसको कम्युनिकेट किया गया कि ये इस तरह की कोई भी सबोतैज की कोशिश हम अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे। चुनांचे हम देखते हैं कि बड़ी हद तक हमने बड़े माइलस्टोन ईरान ने भी तय कर लिए हैं। अब बाकी जो डिटेल्स हैं वो 60 दिनों में तय होंगी। कमेटीज़ बन चुकी हैं, वो कमेटीज़ जो हैं अपने फैसले करेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड होंगी वो तमाम सैंक्शन जो ईरान पे थी। मगर बहरहाल एक तरफ जहाँ पाकिस्तान का एक रोल सामने बढ़ के आया है, वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब इस्लामी ममालिक हमारी तरफ देख रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और बजा तौर पर हम उनकी सेफ्टी करने को ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर और हर तरह से तैयार भी हैं। तो अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं मियां साहब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मार्को रूबियो खलीजी ममालिक से, अब जाहिर है कि अब अमेरिका बहादुर की मईशत का बड़ा बुरा हाल है, और वो अब पैसे पहले भी कह रहे थे कि जी इस जंग के हम पैसे वसूल करेंगे। ये क्या सिलसिला है? अब नए हरमुज से टैक्स लेने का जो मामला है उस पर ईरान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और वो लेगा 60 दिनों के बाद। इन पर बात करते हैं और मज़ीद भी खबरें हमारे साथ रही है। वेलकम बैक। मियाँ साहब, अब मार्को रूबियो जो हैं वो खलीजी ममालिक में जा रहे हैं, मगर मैं थोड़ी सी एक इसका पर्सपेक्टिव आपको दे दूँ। कल जो ख़बरें आई हैं वो ये है कि कोविड के बाद इस पिछले महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का लॉस हुआ है अमेरिका में, वो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, जिसमें हम देख चुके हैं कि जो एक पैनिक था, जिस पैनिक में प्रेसिडेंट ट्रंप तेज़ी से बढ़ा रहा था जो टैरिफ है, उससे हम देख रहे हैं कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग और मईशत पर बहुत बड़ी जद आ रही है, और अब वो इधर उधर से पैसे की पहले तो, और साथ ख़तरा ये है कि जो ईरान तो पहले ही युआन में डील कर रहा था या चाइनीज़ करेंसी में डील कर रहा था, अब ख़तरा ये भी अमेरिका बहादुर को बढ़ गया है कि वहाँ पे जो एक इनफ्लो था, नो फ्री लंचेस एनी मोर फॉर अमेरिका इन GCC कंट्रीज़, अब वो जो था
कि जी अब हम जो आदमी वहाँ से तेल ख़रीदे वो डॉलरों में ख़रीदे, डॉलरों की डिमांड हाई रहे, डिमांड हाई रहे तो ज़ाहिर है करेंसी ऊपर रहेगी और वो जो डोमिनेशन थी अब वो भी ख़त्म होती नज़र आती है। और इसी मंजर में देखा जा रहा है मार्को रूबियो का जो दौरा है कि जी वो इससे पहले ट्रंप कह चुका है कि जो जंग के अखराजात हैं हम इन ममालिक से लेंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि ये उठाएं अपना सामान यहाँ से, ये जो आपके ये जो आपकी बेसिस हैं, तो अब वो पैसे तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर को मिलने मुश्किल हैं। अब तो पैसे या तो जाएंगे उन ममालिक को जो सिक्योरिटी देंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करेंगे, और ईरान के साथ जो ईरान एक पावर बन के उभर रहा है उसके साथ तिजारती ताल्लुकात होंगे। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो वेदर ये मुल्क कतर वगैरह जिस तरीके से इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कतर की तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में और यूरोप में, और उन्होंने न जाने कितने एयरपोर्ट्स जो हैं वहाँ पे उनके स्टेक्स हैं, और दैट्स ऑल दैट। मुझे लगता है ये अब रोल बैक होगी वहाँ पे अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इतनी महफूज नज़र नहीं आती। मियाँ साहब जिस तरह अंदर का बुरान है, लोगों को निकाल रहे हैं वहाँ से, लोग हिजरत करके जा रहे हैं, 2-2.5 लाख लोग पिछले साल अमेरिका के अपने शहरी अपनी ही शहरियत बदल के दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। तो बड़े तब्दीलियों की जद में है ये अहद। मियाँ साहब आपका योर टेक ऑन दिस। देखें कायद साहब, जो बात है कतर और सऊदी अरब की, सऊदी अरब और कतर तो पैसे नहीं देने लगे। ट्रंप साहब का ये ख्वाब है कि वो पैसे देंगे, और अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, बल्कि उनका जो खर्चा हुआ है, अखराजात वो कहते हैं इसको, हालांकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरह का नुकसान खबरें आ रही हैं वो अमेरिका जो है शायद तारीख में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 40 दिन की जंग में उतना बड़ा नुकसान कर लिया है जितना 20 साल की अफगानिस्तान की जंग में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना उन्होंने नुकसान इसमें कर लिया है। तो अरब ममालिक क्यों उसको पैसा देंगे? क्योंकि अरब ममालिक के पर तो उनके अड्डे थे, और वहाँ से ही तो उनके अड्डों पर जो है वो हमले हुए, और उसी वजह से ही तो वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर आबना हरमुज़ जो है बंद रही, और अमेरिका की मौजूदगी की वजह से तो जो प्रॉब्लम हुई है। इसलिए अरब ममालिक तो उनको कह रहे हैं कि वो वहाँ से जाएँ। जो जहाँ तक यूएई का मामला है, तो यूएई में जो पहले सरमायाकारी थी वहाँ से सरमायाकार जो है वो जा चुके हैं। बिलियनियर्स जो है 2025 के में बहुत ज़्यादा आए, वहाँ पर टॉप बिलियनियर्स आए, लेकिन 2026 की जो जंग है इसमें वो सारे के सारे यहाँ से निकल गए। अब अमेरिका की कोशिश है कि वहाँ पर सरमाया वापस आए, और वहाँ से सरमाया जो है अमेरिका अपने मुल्क में लेके जाए, जिस तरह पहले लेके जाता था। कतर ने इन्वेस्टमेंट के लिए वादा किया हुआ था 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, सऊदी अरब ने वादा किया हुआ था। अब क्यों वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? उनको सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? सिक्योरिटी इत्तेहाद से मिलेगी। कैसा बहुत 2-3 चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। एक तो ये है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब आज एक इंतहा पसंद यहूदी जो वजीर हैं उनका बयान मेरे सामने है। उन्होंने ये कह दिया है कि पूरा लबनान हमारा खेल का मैदान होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि लबनान जनूबी हिस्सा नहीं, सिर्फ पूरे का पूरा लबनान जो है वो लेना है, पूरे लबनान पर जो है वो कब्जा करना है। इस तरह के वो बयानात दे रहे हैं। एक जानिब जो है वो नेतान्याहू अपने फौजियों से खिताब करता है, और क्या कहता है? वो कहता है कि हमें अमेरिका की अस्करी जो कुव्वत है उससे अंदाज से बाहर निकलना है, हमें अपनी खुद कफालत जो है वो हासिल करनी है, हमें अपना असला बनाना है, अपनी जो है अस्करी कुव्वत जो है वो हासिल करनी है। दूसरी तरफ जो है वो ये उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लबनान के बाद आगे भी बढ़ना है। तो अब मुस्लिम ममालिक को ना सिर्फ इत्तेहाद दिखाना होगा, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी करने होंगे, अपनी तजारत के अरेंजमेंट भी करने होंगे, और ये इत्तेहाद बनेगा तो ये खित्ता जो है वो इस हालत में जो सर्वाइव कर पाएगा, वरना तो इजराइल आगे बढ़ रहा है। तो ये वक्त की जो है वो ज़रूरत है कि जो ईरान है वो भी सऊदी अरब, कतर, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, ये एक इत्तेहाद बने, और इत्तेहाद बने तब ही ये काम रुकेगा, वरना नहीं रुक पाएगा। एक चीज ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूं, जितनी यूएस मिलिट्री बेसिस थी गल्फ कोऑपरेशन कंट्री जीसीसी में, इनको फाइनेंस किया जाता था होस्ट नेशन सपोर्ट के नाम से। एक फंड था, यानी जिसमें कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, ये हैविली फाइनेंस करते थे इन बेसिस को। और बेसिस को फाइनेंस इसलिए करते थे मियाँ साहब, बिलियंस ऑफ डॉलर में थी जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका में, उनको तो छोड़ दें वो, क्योंकि वो सेफ हेवन था उनके लिए। ये जो सारी शेखडम्स हैं, ये मोनार्कीज़ हैं, ये अपना माल वाल तो उधर ही तेल से जो बना के रखते थे। अब ये एक तो इन्होंने पैसे दिए, ये पैसे दे रहे थे मुसलसल जब तक ये ईरान की जंग, और अब तक भी शायद ये सिलसिला चल रहा हो, और ये इन पैसों के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट वहाँ पे जो हमले हुए और जो नुकसान हुआ,
तो वो उल्टा इस सारी इन्वेस्टमेंट का तो एक उल्टा असर हुआ कि उनके नुकसानात हुए, उनकी बिल्डिंग्स पर हमले हुए, और वहाँ से जो हमले ईरान पर किए गए उसकी जवाबी कार्रवाई में खुद ये तमाम कौमें और ये मुल्क जो हैं वो ख़तरे में आ गए। तो ये पैसे ऑलरेडी वो दे रहे थे, ये सारे पैसे ये मुल्क दे रहे थे जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूं, ये जो कि एक होस्ट मेंटेनेंस फंड के नाम से था इसी तरह। तो ये अब खत्म होगा, ये माल भी आना बंद होगा। ये कोई अच्छे दिन नहीं है मेरे ख्याल में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उधर अगर आप देखें तो वो जो एक यहूदी लाबी थी, या जिसे क्या APEC कहते हैं समथिंग, आई एम सॉरी मेरा नाम गलत भी अगर बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, तो वो उनका भी खेल ख़त्म हुआ वहाँ पे। तो ये खासा एक बदला हुआ ज़माना है कि जिस तरह वो क्या रज़ी तिरजवी ने कहा था कि होंठ फेरता रहता है होंठों पर ज़ुबां, हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया वाला मामला है। तो अब तो ये है कि ये पैसे यहाँ से निकलेंगे, ये ईरान में इन्वेस्ट होंगे, या ये जो अल्टरनेट मुतबादिल सिक्योरिटी जो मुल्क फराम करेगा वहाँ पे देने पड़ेंगे। मियाँ साहब देखिए काजी साहब, 142 अरब डॉलर की जो है वो एक दिफाई छतरी थी जो कि अमेरिका ने उनको प्रोवाइड कर रखी थी, जो कि बिल्कुल नाकाम हो गई। वहाँ पर तमाम सिस्टम जो है वो ईरान अमेरिका जंग के दौरान उनका ख़त्म हो गया। और जो न्यूयॉर्क टाइम या दीगर अखबारात आलमी मीडिया जो है वो लिख रहा है वो बड़े होशरबा फिगर्स हैं। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि जो F-15 है, जो त्यारा जब गिरा तो उसके पायलट ने क्या देखा, उसके पायलट ने देखा जो ईरान के अंदर की तरफ से उसकी तरफ जो एक ड्रोन बढ़ रहे थे वो एक जेलीफिश की तरह बढ़ रहे थे, और उसके एक ड्रोन के साथ कई ड्रोन्स थे और उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ था। उस तरफ जो इस तरह की टेक्नोलॉजी जब इस खित्ते में आ गई तो फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी उसके सामने टिक नहीं पाई। इसलिए वहां पर जो है वो अब अरब ममालिक को ये एहसास बढ़ चुका है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, इसलिए अमेरिका को उन्होंने वहां से खैरबात कह दिया है। अब उनकी हिफाजत कौन करेगा, हिफाजत की छतरी कौन देगा, वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। आज मैं एक ईरान का भी बयान पढ़ रहा था, ईरान के जो फौज के स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिसर्च के सेंटर के जो सरबराह हैं, उनका एक बयान था कि हमने दिफाई हिकमत अमली खत्म कर दी है, हमने अब जारहाना हिकमत अमली जो है वो स्टार्ट कर ली है। अगर उन पर ये नहीं कि वो इंतजार करेंगे कि हम पर हमला होगा तो हम दिफा करेंगे, बल्कि उनको शक पड़ेगा तो वो हमला करेंगे। और वो हमला किस पर होगा, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि लुबनान के हवाले से वो वहां पर बाकायदा तौर पर एज ए फ्रीक वो इसमें शामिल हो जाएंगे और वो बाकायदा इसराइल के साथ जंग करेंगे। अब उस खित्ते के अंदर जहां पर अरब ये समझते थे कि उनको सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका दे रहा है, वो सिक्योरिटी छतरी तो खत्म हो गई है, वो नाकाम हो गई है। अब सिक्योरिटी की छतरी जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, और इस हवाले से अरबों में एहसास बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने रास्ते भी किए हैं, जहां बात हो रही थी कतर की, कुवैत की, बहरीन की और मिस्र की, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान से रब्ता किया है। और जो इसहाक डार साहब वहां पर दौरे पर गए थे और 4 वज़राए ममालिक के वज़राए खारजा की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी तो यही कुछ डिस्कस हुआ है। तो अगला जो अरेंजमेंट है काजी साहब, मियां साहब ये अगले अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ करेगा सर कि ये जो एक इत्तेहाद बन रहा है, नेटो नहीं कहना चाहिए, नेटो तो हमारा लफ्ज़ नहीं है, कोई इंडिजिनस ही, इसमें अभी जो पजिशकियान जो प्रेसिडेंट आए हुए थे उन्होंने भी कहा है कि ये जो अगला एक दिफाई इत्तेहाद या हिसार बन रहा है इसमें ईरान को भी शामिल किया जाए, और ईरान यहाँ पे अब खित्ते के ममालिक के साथ जब सेंक्शन उठेंगी तो उसका कोई जंग करने का इरादा नहीं है। और इससे पहले भी दीगर जो GCC कंट्रीज़ हैं वही ईरान को दुश्मन समझते रहे हैं बिला वजह, मेरे ख्याल में, हालांकि इसकी कोई रीज़न नहीं थी। और अब तो खैर वो भी आ गए हैं सारे लाइन में। तो अब ये हम देखा जा रहा है कि ये जो इन मुल्कों का जो दिफाई है सारे, ये भी कहा जा रहा है कि शायद आई डोंट नो, अभी कुछ खबरें इस हवाले से क्लियर नहीं है, लेकिन इसको लीड शायद कोई पाकिस्तानी जनरल या कोई शख्सियत ही करे, ये भी कहा जा रहा है। आई डोंट नो, इस हवाले से आपकी कुछ सेंस है या अभी ये कबल अज़ वक्त है इस बारे में बात करना, मियां साहब? काजी साहब, इस हवाले से आप देखें कि सऊदी अरब में जो 34 मुल्की इत्तेहाद है, फौज के सरबराह जो हैं वो भी तो पाकिस्तानी जनरल हैं। जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे अगर कोई और जनरल जो है वो लेता है तो वो भी पाकिस्तानी जनरल ही होगा, और वो फिर उसका जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि वो बाकायदा तौर पर एक इत्तेहाद जो है वो बनेगा, जो कि इत्तेहाद बनने जा रहा है, और ये इत्तेहाद जो है ये यकीनी बनने जा रहा है। अब एहसास जो है वो बढ़ चुका है। ईरानी सदर यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उन्होंने बयान दिया है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ईरान खुद उस इत्तेहाद में शामिल होना चाह रहा है, और ये जब पीस एग्रीमेंट हो जाता है जो फाइनल होना है 60 रोज के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरफ जो है वो बहुत जल्दी से डेवलपमेंट जो है वो होनी है। वो इसलिए होनी है कि इजराइल बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहा है कि वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, वो एक मुल्क पर नहीं रुकेगा, वो सिर्फ लुबनान पर नहीं रुकेगा, अच्छा वो मियां गोलान साहब, की पहाड़ियों पर नहीं रुकेगा, एक और ना वो अब गजा पर रुकेगा, वो पेट्रोल गजा की मगरबी पट्टी पर भी जाएगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो फिर उसको रोकने का एक ही हल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये खबरें कहाँ तक दुरुस्त हैं। ट्रकों की बात हो रही थी, ट्रक खड़े थे, और पहले भी पेट्रोल तो आ रहा था इनफॉर्मल सेक्टर के ज़रिए, अब पेट्रोल फार्मल सेक्टर के ज़रिए आएगा। तो क्या मियां साहब कोई तैयारी है गवर्नमेंट के? कुछ अच्छे इक़दाम भी नज़र में आए जो उन्होंने पेट्रोल कम किया, जिस तरह से सोलर पे उन्होंने रिलीफ दिया, अब गाड़ियों पे भी रिलीफ दे रहे हैं, तो एकदम से मुझे लगता है कोई बैकी बातें हो रही हैं। ऐसा तो गवर्नमेंट की कभी पॉलिसी नहीं रही थी, लेकिन क्या अब कोई आवाम को क्या कोई 30-40 रुपए की समरी और भी तैयार हो सकती है पेट्रोल में कमी के ज़मन में? मियां साहब, ऐसी कोई खबरें हैं इस्लामाबाद में? देखिए कैसा बहकी बहकी नहीं है, ये यकीनी तौर पर है। ईरानी सदर जब पाकिस्तान आए तो एक मंजर और भी देखा दुनिया ने, और हमने भी देखा। एक फुटेज आपको नजर आई होगी जिसमें बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे थे। एक तरफ जो है वो ईरानी वफ्द बैठा था, दूसरी जानब पाकिस्तानी वफ्द बैठा था। उसमें क्या बातें हुई, वो बातें जो है देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं। और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर तिजारत डिस्कस हुई है, उसमें ऑयल और गैस डिस्कस हुआ है। एक तो इसमें खबर ये आ रही है कि जो हम पर वो जुर्माना था ईरान की जानिब से जो लगाया गया था, और उन्होंने कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का ऐलान किया था, वो मुख्तलिफ फिगर आ रहे हैं। कोई 12 अरब डॉलर का कह रहा है, कोई 18 अरब डॉलर का कह रहा है। वो ईरान ने जो है वो ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दिया, और उससे वो पीछे हट गए हैं। और उन्होंने कहा कि आप अपनी जो पाइपलाइन है वो बिछाएं। और आयल के हवाले से उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, सरहद खोल दी है कि आयल जितना चाहिए पाकिस्तान को वो पाकिस्तान जो है हासिल कर सकता है। वो ट्रकों के ज़रिए हो, वो पाइपलाइन के ज़रिए हो, वो समंदर के ज़रिए हो, वो किसी भी ज़रिए से जो है पाकिस्तान ले सकता है। अगर खाम तेल लेना है वो भी पाकिस्तान को मिल सकता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट भी मिल सकती है, और पाकिस्तान फिनिशिंग प्रोडक्ट ही लेगा, क्योंकि जो हमारी रिफाइनरियाँ हैं वो अभी अपग्रेड नहीं है, ये कहा जा रहा है। सर दूसरी बात यह है कि इस जो जुमा आ रहा है इसमें भी खुशखबरी मिलेगी। जो पेट्रोल की कीमत थी वो 100 रुपये कम होनी थी, लेकिन 100 रुपये कम नहीं की गई, 74-73 रुपये की गई। अब फिर जो है वो समरी आने वाली है, और बड़ी कमी जो है वो मुतवक्के है। आज भी आलमी मार्केट में अगर देखा जाए तो जो खाम तेल की कीमत है वो कम हुई है, 73 डॉलर पर आ गया है बरतानवी जो मंडी है उसका, उसमें आयल की कीमत। तो ये बिल्कुल वो 28 फरवरी जो है उसकी सतह पर जो है वो जा रहा है, उससे लेकर अब तक ये कम तरीन कीमत है, और इससे भी नीचे जाएगा। और जो इसके असरात जो हैं वो इस जुमे को भी देखने में आएंगे। 10 मुहर्रम भी उस दिन मेरा ख्याल जुमे वाले दिन ही है, और जुमे वाले दिन जो है वो समरी भेजी जाएगी, और उसी दिन वज़ीर आज़म उसका ऐलान करेंगे। और ये कहा जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से और इंडस्ट्री के हलकों की जानिब से कि बड़ी जो कमी है वो मुतवक्के है। इसके अलावा सब जो ईरान के साथ हमारी तिजारत होनी है वो सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस की हद तक नहीं होनी, इससे बढ़कर होनी है। और इसमें सारा रोड मैप जो है वो तकरीबन तैयार कर लिया गया है। अब जो आगे वर्किंग ग्रुप इसमें तश्कील दिए जा चुके हैं, वो इसमें डे टू डे, और इसके मुहर्रम के बाद आप देखेंगे एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी, और इसमें ईरानी कंपनियां पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान कंपनियां जो है ईरान जाएंगी, और वो तय करेंगी कि कौन सी तिजारत जो है वो कैसे हो सकती है, पाकिस्तान से कौन सी चीज़ें ईरान मंगवा सकता है, और ईरान से कौन सी जो है अशिया पाकिस्तान मंगवा सकता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार होगा ये 20 अरब डॉलर तक का, तो पहले 10 अरब डॉलर था, फिर 20 अरब डॉलर का टारगेट है, और इसको 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। तो ये जो अगले आने वाले दिनों में जुलाई के अंदर ये हमें नजर आएगा, ये एक्टिविटी नजर आएगी। जहां तक सर गाड़ियों की बात है, तो गाड़ियों की कीमतें तो कम हो रही हैं। जो मुनाफली है पाकिस्तान के अंदर कंपनियों की, जो पहले की कंपनियां हैं वो तो टूट रही है, और तकरीबन टूट चुकी है। नई कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं और आ भी रही हैं। अब जितने भी इकोनॉमिक जोन थे जो कि फाल नहीं थे, गैर फाल थे, उनको फाल करने का जो है वो प्लान बना लिया गया है। कनेक्टिविटी जो है उसको एक्टिव करने का प्लान बना लिया गया है, और ट्रांजिट ट्रेड को जो है वो मजबूत करने का प्लान बना लिया गया है। 3 रुखी जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्लान बनाया गया है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा कनेक्टिविटी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो, और तीसरा ट्रांजिट ट्रेड जो है उससे जो पैसा कमाया जाएगा वो। 3 तरह से पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में, बल्कि ये तो दिनों की नहीं है, ये महीनों और सालों की बात होती है, लेकिन इसके समरात इसी साल में
आना शुरू हो जाएंगे और ये साम्राज्य जो हैं वो चंद अरब डॉलर के नहीं है, अरबों डॉलर के हैं, जो पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी पैदा करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली भी लाएगा, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी आएगी, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमतें ना सिर्फ कम होंगी बल्कि पाकिस्तान गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट करेगा और वो ईरान को गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा, सेंट्रल एशिया रियासतों के गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल एशिया रियासतों तक जानी है, ये कनेक्टिविटी जो है वो यूरोप तक जानी है, यहां से जो है तुर्की तक जानी है और अजरबैजान तक जानी है। ये पूरा खित्ता पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ जुड़ने जा रहा है। ईरान बात ये देखें, ये तो ठीक है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसमें तो बात तो ट्रिकल डाउन की है। क्वेश्चन ये है कि ट्रिकल डाउन हो, अभी ट्रिकल डाउन हुआ, गवर्नमेंट ने चलें वो आलमी इनकी खैर क्या वो जंग रुकी और अमेरिका बहादुर को जंग रोकनी पड़ी, हमारा भी उसमें हाथ था, तो हम इन्होंने थोड़ा बहुत पैसे पास मैसिव इन्होंने इजाफा किया था, मैसिव पेट्रोल की इजाफा, इतना इजाफा किसी खिते के मुल्क में मेरे इल्म में नहीं है, अगर हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिएगा। तो कमी भी अब कर रहे हैं तो इसलिए, और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कह रही हैं कि ये नो ये बड़ा हमारा नुकसान कर रहे हैं आप, ये कम कर, जिस तरह से वो ये IT कंपनियां कह रही हैं कि ये कानून बड़ा अच्छा था, वो जो IT मिनिस्टर ने बनाया था, जिस पे अब सारे जो हैं, इवन मिनिस्टर टीवी पे आके, अभी मैं किसी और शो में बैठा था, वो कह रहे थे देखें जी वो तो वैसे ही कानून नीचे ख़त्म हो जाना था सिविल जज के लेवल पे। तो यार ये लेवल है आपके मिनिस्टर्स का, अभी तक वो उनको सैक भी नहीं किया आपने। तो किसी और मुल्क में तो शायद PM साहब जो है वो इत्तेजाजन इस्तीफा दे जाते हैं यार कि ये मैंने किसको वजीर रख लिया था। मसला ये है, सब वजाहत आ गई है इसकी, मिनिस्टर साहबा ने नहीं वजाहत क्या आई है, तारड़ साहब कह रहे हैं, तारड़ साहब कह रहे हैं ये तो सारा नहीं मीडिया ने हाइप बनाई है। हमने कौन सी, मेरे पास आपने भेजा मुझे, मैंने पढ़ा तो मेरा माथा ठनका कि वो क्या कानून बनवा रहे थे और क्या मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इनको वजीर रखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा साहब की कोई करीबी अजीज है, चले ये तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं ये कोई जुर्म है, मगर सवाल ये है कि ये अहलियत है तो क्या अभी तक उनको कोई शोकाज दिया है कैबिनेट में, PM साहब ने पूछा है या उन्होंने कहा कि जनाब आप अलहदा हो जाएं, ये आपको हम कौन सी वजारत दे बैठे? नहीं काजी साहब मैं खबर देता जाऊं, जी दे मैं खबर देता जाऊं काजी साहब, वजीर आजम ने नोटिस लिया है और उन्होंने ब्रीफिंग के लिए बुला लिया है। उन्होंने कहा है कि उनको ब्रीफिंग दी जाए, जो मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो तो बहुत तशवीशनाक हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को बगैर पूछे हुए वहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा, इसके अलावा उनको किराया और उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। मैं सुना देता हूं, वजाहत आई है, मैं सुना दूं, पहले सुना दूं कि वो कानून क्या था। मैंने जब देखा, जो मुझे आपने भेजा है कि जी पहले तो लिखा हुआ है जी कि किसी किस्म की किराए की जरूरत नहीं है, अगर किराया करना है और आपस में तय कर लें, आपस में तय नहीं करते तो एक सरकारी मुलाजिम आएगा जो वो तय करेगा कि ये अगर प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहला ड्राफ्ट था। अब आप मुझे बताएं, जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक खुफिया तरीके से असेंबली से ये ऐसा काला कानून पास करवा लिया, तो वो एक जो सरकारी अफसर को मैनेज करना क्या मुश्किल था। और बाद में कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे 15 दिन के और 20 दिन के नोटिस के बाद या 30 दिन, वो ऑटोमेटिकली आपकी कंसेंट आ जाएगी और फिर अगर आप विड्रॉ करते तो 5 करोड़ का यार ये क्या था, व्हाट वाज इट। और अभी तक इसमें वाई हेड्स आर नॉट रोलिंग, वहां पे सेक्रेटरी IT क्यों बैठे हुए? मैंने आपको सफात भेजे हैं, उसमें एक और बड़ी खबर छुपी हुई है। हाँ जी, वो क्या थी भाई साहब? एक और बड़ी खबर छुपी हुई है, जो सफात आपको मैंने कानून के भेजे हैं, उसमें एक बड़ी खबर छुपी हुई है। वो खबर यह है कि इस कानून में अदालत को माइनस कर दिया गया है, ना साइल अदालत में जा सकता है, ना जो वहां पर कंपनी लगाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर वो अदालत में जाएगी, वो किसके पास जाएगी? हुकूमत के एक अफसर के पास जाएगी। और वो अफसर के पास क्या इतना टाइम होगा कि वो साइल की बात सुने? वो तो किसी और जो कंपनी की बात सुनेगा। देखिए जो इनकी माइट है, कर दिया गया है इस कानून के अंदर, अदालत नहीं आएगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि फौरी तौर पर अदालत जो है वो स्टे दे देती है। नहीं मियां साहब, ये तो किसी दिन हम देखेंगे ना कि ITs जो ये जो आपने प्राइवेटाइजेशन PTC की थी, ये कितने में पड़ी है और क्या है, और इनकी कोई यहाँ पे रेगुलेटरी रिजीम भी है या नहीं है। इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम स्टोरी देंगे कि किस तरह से क्या कोई सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ की कौन सी बॉडी है, कहाँ जाएँ वो, और ये ऊपर से ये आप ले आए। एंड देन वाई डोंट टू ये क्यों नहीं आप ये इबरत का निशान, हम ये नहीं कहते किसी को मार दें खुदा न खास्ता, मगर आप कम से कम उनको कैबिनेट में से तो उठा दें भाई, ताकि लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि आइंदा इस तरह का कोई कानून के खिलाफ नहीं बनेगा। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो अब बात करेंगे इस्लामाबाद में खौफनाक आतिशज़दगी क्या है, हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है, हमारे पास कितने हैं जो ये सामान और ये ट्रक्स
जो आग बुझाने का जो सिलसिला है, इसमें भी हम पहले हम बैरियर टाउन से मांगते थे, कराची में कुछ हो जाता था, अब इस्लामाबाद में इसकी क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की कितने बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं ये जो आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं। यानी एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक वाक़या हुआ खौफनाक आतिशज़दगी का, अभी मुझे बताया गया, अभी हम मौके पे मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर असगर हयात साहब। असगर हयात साहब, ये क्या अभी तक खबरें हैं, ये क्या इतनी ही दुकानें जली हैं जितनी रिपोर्ट हो रही हैं, क्या हुआ? और मैं सेकंड इससे मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विश या आग पर काबू पाने की जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी हालत ज़ार क्या है, वो पहुँचा नहीं पहुँचा और इतना नुकसान कैसे हो पाया? असगर जी देखें, गुज़िश्ता रात जो है वो तकरीबन 9:50 पे ये आग लगी है और कल यहाँ पर बाजार भी था, तमाम दिन जो है वो एक्टिविटी जारी रही। उसके बाद जब स्टॉल्स बंद करके लोग अपने घरों को रवाना हो गए तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो आग लगी है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद थे, उसने इब्तदाई तौर पर जो है वो उसमें पानी भी कम था, उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और आग क्योंकि गारमेंट के स्टॉल पे लगी थी, कपड़ों के स्टॉल पे लगी थी, तो तेज़ी से जो आग है ये फैल गई और इसने मुख्तलिफ जो बाज़ार के सेक्शंस हैं इसको अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन बाज़ार के 9 सेक्शंस इस आग से मुतासिर हुए हैं। 350 से ज़्यादा स्टॉल जो है वो जलकर खाकसर हो गए हैं और लोगों का की जो जमा पूंजी है वो जो है वो जो आग है इसकी नज़र हो गई है। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में जो है स्टॉल होल्डर्स मौजूद थे जो अपना जो सामान है उसको राख होते हुए गुज़िश्ता रात हम जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा और आज दिन को भी और अभी शाम असगर यार, तो यहाँ पर जो आग लगी है इतवार बाजार में हर साल जो है वो लगती है तकरीबन। असगर जो इतवार बाजार है ये जो यहाँ पर है इसमें हर साल तकरीबन आग लगती है। 9 सालों में मेरे सामने डाटा पड़ा हुआ है, 6 दफ़ा जो है वो आग लगी है। 2024 में, 2022 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में आग लगी है और उसमें भी सैकड़ों स्टॉल्स जो हैं वो जले। हर साल जो है वो गर्मियों में इस्लामाबाद के अंदर 2 मकामात हैं, एक इतवार बाजार है, दूसरा मारला हिल्स है, इनमें आग लगती है। कभी कोई वजूहात का पता चला कि आग क्यों लगती है, वजह क्या है? क्या ये वहाँ की जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनकी गफलत है या कोई वहाँ ऐसा कारोबार होता है जिसको छुपाने के लिए आग लगती है, या हुकूमती गफलत है, या वहाँ पर जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, या वहाँ पर जो वो जो फायर ब्रिगेड है वो इस काबिल नहीं है कि आग लगी और फौरी उसको बुझा दिया जाए? क्योंकि आग तो लगती होगी एक किसी स्टॉल में और वहां से वो फैल जाती है फौरी तौर पे उसको बुझाया नहीं जा सकता। जी देखें, बिल्कुल इसी तरह ये गुज़िश्ता 9 सालों में 6 बड़े वाक़यात जो है वो आग लगने के हुए हैं। 2017 से अगर हम शुरू करें, 2017, 2018, 2019 में हर साल ये आग लगती रही है। फिर 2020, 2022 और 2024 और 2026 में ये आग जो है वो लगी है। तकरीबन हर साल पहले 3-4 सालों में ये आग लगती रही है और मुख्तलिफ वजूहात इसकी बताई जाती रही हैं। तकरीबन ये कहा जाता रहा है कि सोलर पैनल्स हैं तो यहाँ पर उसकी बैटरीज हैं, उसकी वजह से फिर यहाँ पे सोलर पैनल्स जो है वो ख़त्म किए गए। इसके अलावा जो स्टॉल्स हैं ये मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों के पास हैं, यानी कि किसने स्टॉल लिया तो वो उसने आगे किराए पर दे दिया। इसकी वजह से भी लोगों की रंजिशें आपस में भी थी। जो डायरेक्टर हैं अनम फातिमा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉल्स जो थे जो प्राइवेट लोगों के पास थे जो आगे किराए पर दे देते थे, इन स्टॉल्स को किराए का सिलसिला भी हमने ख़त्म कर दिया और जो स्टॉल लेगा वही स्टॉल यहाँ पर चलाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ अदवार में जो है वो बताई जाती रही हैं। लेकिन जो इंक्वायरी कमेटियाँ, क्योंकि हर दफ़ा आग जब लगती है तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, इस दफ़ा भी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में, जिसमें चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन भी हैं, एसपी हैं, सिविल डिफेंस के लोग भी हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की कमेटी जो है ये बनाई गई है और ये इसको कहा गया है कि ये तहकीकात करे। लेकिन ये है कि हर दफ़ा कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट कभी तक सामने नहीं आई। असगर ये तहकीकात तो होंगी, इससे पहले जो साल गुजरे हैं असगर, जो पहले साल गुजरे हैं 9 साल, उसमें भी आग लगती रही है, क्या उसकी तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट आई और इसमें कितना नुकसान हुआ है स्टॉल होल्डर्स का? उससे पहले भी जो नुकसान होते रहे, क्या हुकूमत अजाला करती है? और जो आपने एक रंजिश की बात की है, आपस में रंजिश की बात की है, क्या वो आपस की रंजिश से इसकी वजह तो नहीं है कि वो आग लगाई जाती है ताकि
मेरा स्टॉल नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। जी देखिए, गुज़िश्ता जो 9 साल के आग लगने के वाक़यात अगर देखें तो हर बार कमेटी बनती रही है और हर बार जो है वो कमेटी तहकीकात करती रही है, लेकिन कभी भी उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। ये ऐसा ही हुआ है कि आज लग गई है, 2-3 रोज़ तक उसकी कवरेज हुई है और ऑफिसर्स भी यहाँ पर एक्टिव रहे हैं। गुज़िश्ता जो आग लगी उसमें चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम मुआवजा भी देंगे। बाद में हमने ये रिपोर्ट किया सेनेट के डॉक्यूमेंट से, सेनेट की कमेटी में सेनेट के क्वेश्चन से, कि जब उनसे पूछा गया कि ये मुआवजा दिया गया है, नुकसान कितना हुआ, तो करोड़ों रुपए का नुकसान था, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। आज भी हमें यहाँ पर फैमिलीज मिली हैं, लोग मिले हैं। वो एक साहब थे, वो बाइक पर आए थे 2 बच्चों के साथ। उन्होंने अच्छा, मुझे असगर ये बताएं, असगर ये बताएं कि हर मुल्क, ये हमारा कैपिटल है, यहाँ पे क्या जो हमारा फायर ब्रिगेड है उसकी क्या हालत ज़ार है? कोई आपके पास फिगर्स हैं कि हमारे पास कितने ट्रक्स हैं, कितने फायर बुझाने वाले जो गैजेट्स हैं? उस सिलसिले में क्या हम एक तसल्ली बख्श हमारे पास, इससे तो नहीं लगता कि तसल्ली बख्श है जहाँ 350 दुकानें जल गई, उसकी क्या हालत ज़ार है? जी देखिए, फायर ब्रिगेड के हवाले से सीडीए का जो फायर ब्रिगेड का जो डायरेक्टरेट है उसको एम्पावर भी किया गया है, उसको बजट भी दिया गया है और उसको गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि 5 से 6 गाड़ियां सीडीए की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, लेकिन जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ये ताख़ीर से पहुंची हैं। एक गाड़ी यहाँ पर हर वक्त मौजूद होती है, उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। यहाँ पर जो आग बुझाने के हालात हैं वो भी लोगों ने उनके ज़रिए भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बाज़ार बंद हो चुका था, सब लोग अपने घरों को रवाना हो चुके थे मामूल के मुताबिक, तो उस तरह से जब आग ज़्यादा फैल गई तो जो है वो नोटिस में आई और जो कॉल गई है 1122 को, उसके बाद जो है वो, लेकिन असकर देखें पता क्या है, ये दारुल खिलाफा है। ये दारुल खिलाफा है। मैं उस बाजार को कई दफ़ा विजिट किया है। दारुल खिलाफा है, खुले रास्ते हैं। यहाँ से फायर ब्रिगेड का रास्ता जो है बाजार तक का 5 मिनट का भी नहीं है। वहाँ से 5 मिनट के अंदर भी गाड़ियाँ वहाँ ना पहुँच सकी। वहाँ 1122 का एक दफ्तर भी है और वहाँ पर हर वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद भी होती हैं, तो उनमें पानी नहीं था। तो ये क्या है, क्या वो जो इतना बजट दिया गया, इतना इक्विपमेंट दिया गया, इतना इक्विप किया गया फायर ब्रिगेड को, तो पैसा कहाँ गया? फिर क्या पैसा लगा या पैसा खा लिया गया है? ये देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा सवाल यही है। 2 सवाल अहम हैं कि आग कैसे लगी, उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो है वो पेश की जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट वजह नहीं सामने आ सकी। जो TORs हैं इस कमेटी के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि TORs में ये नहीं लिखा गया कि आग लगने की वजह क्या है, आग लगने की वजह का तयन जो है वो किया जाएगा। TORs में ये लिखा गया है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या था, पहली गाड़ी किस टाइम पहुंची। ये अच्छी चीज़ भी है कि पहली गाड़ी किस टाइम पहुंची और कितना जल्दी रिस्पॉन्स सिस्टम ने जो है वो काम किया। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है, ताजर जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं जो इस बाज़ार में आते हैं। बेसिकली तो ये आम आदमी की ज़रूरियात के लिए ये बाज़ार बनाए गए थे और ये एक बड़ा बाज़ार है जहाँ पर सस्ते दामों शहरियों को चीज़ें मिलती हैं। हफ्तावार जो है वो 3 बाज़ार यहाँ पर लगते हैं। तो शहरी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरतबा जो इंक्वायरी हो उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए और जो किरदार हैं उनको जो है वो बंदर यहाँ पर लाया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असगर, इसमें अपेरेंटली तो जाहिर है किसी नुकसान हमने आर्सन जिसे कहते हैं, आर्सन तो हम कहते हैं जो जानबूझ के खुदा न खास्ता लगाई गई हो। तो अब इसमें सारे एस्पेक्ट जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको या कमेटी जो भी बनाई है उन्होंने उसको देखने पड़ेंगे, मगर ये इसका टाइमिंग बड़ा पुरस्कार है। इस हवाले से कोई आपकी बात हुई है इन यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनकी कोई राय आपके सामने आई है? उनको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ, ये आर्सन थी, एक्सीडेंट था या क्या था? जी देखिए, यहाँ पर मेरे राइट साइड पे तीसरी से चौथी रो का एक स्टॉल बताया जा रहा है। ये स्टॉल तकरीबन बंद हो गए, ये स्टॉल होल्डर्स घरों को चले गए। उस स्टॉल से आहिस्ता आहिस्ता आग ने ओरिजिनेट किया है। और ये भी जब हमारी डायरेक्टर जो डीएम में हैं डॉक्टर अनम फातिमा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो फिजिकल कोई आंसर है या क्रिमिनल निगलिजेंस, ये दोनों पैरा में आती है कि या तो फिर देखकर निगलिजेंस की गई या फिर किसी ने यहाँ पे सिगरेट जलाया या पेपर के जरिए आग लगाई। कैमरास भी यहाँ पे लगे हुए हैं,
तो यकीनन जो कमेटी है उसको इन कैमरा की फुटेजेस जो हैं इनसे मदद मिलेगी अगर ये सही काम कर रहे हुए। आपने देखा होगा कि सेफ सिटी के जो कैमरास हैं उनकी क्या हालत है वफाकीदार। कितना नुकसान हुआ है असगर, कोई इसका अंदाजा हो सका है कि इस वक्त तक कितना नुकसान वहां पर हुआ है? स्टॉल होल्डर्स का कितना नुकसान हुआ है वहां पे, वो इसका अंदाजा लगा है? देखिए रफ एस्टिमेट जो है इसके मुताबिक तकरीबन 12 से 20 करोड़ के लगभग जो है वो नुकसान हुआ है। हर स्टॉल होल्डर जिससे हमारी बात हुई है असगर आजाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ पे क्लोज है, हम आपसे फॉलो अप लेते रहेंगे। ये बड़ा सेफ्टी का मसला है आज, यानी आइंदा कोई जानी खुदा न खास्ता नुकसान ना हो, माली भी नहीं होना चाहिए, तो इस पर हम ये रिपोर्ट करते रहेंगे। यही था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।